तो अपनी सेकंड जनजाति है कौन सी? गौड़ जनजाति। तो ये गौड़ जनजाति के लोग हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है। देखिए, गौड़ जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। और भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? गौड़ जनजाति। ठीक है ना, तो दोनों पे अपन को ये ध्यान रखना है। तो गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो ये कौन से नंबर पे आ जाती है? और मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे भील जनजाति आती है। अब देखना ध्यान से, जहां मैं गौड़ पढ़ाऊंगा आपको, जहां हम गौड़ पढ़ेंगे वहां क्वेश्चन भील का भी बनेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गौड़ जनजाति, लेकिन पूछ रहा हूँ क्या? भील। भाई जो गौड़ के लाने हम आंकड़े पढ़ेंगे, हम भील के आंकड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसके साथ उसका भी रिवीजन हो सकता है। तो घर पे जो आपको भील जनजाति पढ़ा दी है, भाई अच्छे से पढ़ के आ जाना, क्योंकि इसके साथ उसका रिवीजन हो सकता है। और अगली जनजाति पढ़ेंगे फिर ये दो के रिवीजन हो जाएगा। मतलब तुम समझ रहे ना, यहीं पे आपका पढ़ाई भी हो जाएगी, यहीं पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आगे, गौड़ जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह से संबंधित है। इनका मूल द्रविडियन परिवार माना जाता है। अब प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड क्या होता है? जिनमें ऑस्ट्रेलियाई लोगों जैसी विशेषता होती है। ऑस्ट्रेलियाई लिखा है ना कि नहीं? तो ऑस्ट्रेलियन लोगों जैसी विशेषता होती है। अब ऑस्ट्रेलियन लोगों जैसी विशेषता क्या है? घुंघराले बाल होए, जी आंग निकलो होए, नाक चपटी होए, ऐसा लगे कोई ने दे दी हुए वहां में। ठीक है ना, चेहरा बड़ा दिखेगा, नाक छोटी दिखेगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो देखे ही होंगे तुमने, उन्हें देखो आप, घुंघराले से बाल होंगे भयंकर, चेहरा से जो बड़ा होगा, जबड़ा जी बाहर से निकला होगा, शरीर हष्ट पुष्ट होगा भयंकर। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों का कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह से संबंधित है। इनका मूल द्रविडियन परिवार माना जाता है। क्रिस्टो वान फ्यूअर हेमेंडार्फ के अनुसार, नाम दिख रहे हैं आप, नाम नहीं, सेंटेंस है। क्रिस्टो वान फ्यूअर हेमेंडार्फ के अनुसार, यद्यपि द्रविड़ों का मूल इतिहास अनिश्चित है। इतिहास क्या है? अनिश्चित है, कोई सही पता नहीं है, किंतु वे भी यह मानते हैं कि द्रविड़ भी समुद्र मार्ग से उसी समय आए जब आर्यों का आगमन हुआ। हम भी पढ़ते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ही साउथ इंडिया बनाया, पढ़ते हैं कि नहीं? जब हड़प्पा पढ़ा था तब उस समय मैंने समझाया था कि जो हमारा साउथ है वहां प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा बसाया हुआ है। पता है, ये प्रजाति वहां पर आई थी। ठीक है ना। कौन स्वयं को कोई तोर कहते हैं? क्या कहते हैं? कहीं के तो होंगे हम, यहाँ लिख रहा हो जाने का, यद्यपि द्रविड़ों का मूल इतिहास अनिश्चित है। सुनने के भाई हम कोई तो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्हें कहा है, अब याद रखने का तरीका है कोई तोर, क्या कोई तोर। ऐसा माना जाता है कि दो संतानें भाई, कौन सी? दो संतानें भाई, तो दोनों संतानें भाई तो एक भयंकर है थी, एक पड़वे वाली है थी और एक कैसे, जैसे मैं जैसे कह रहा हूँ कहीं ना पड़वे वाली है थी, तो है थी। एक को पढ़वे में मन नहीं लगा तो एक भी पढ़वे में मन लगा तो अच्छा काम सो। तो एक तो आया, कहा कि चलो पढ़ेंगे, शहर की तरफ जाएंगे। भाई पढ़ने के लिए हम शहर की तरफ जाते हैं कि नहीं? और एक पढ़वे में मन नहीं लगा तो वो कहाँ जाता है? गांव की तरफ जाता है। कहाँ की ओर जाता है? ऐसे ही तो एक लोग गया शहर की तरफ, एक लोग गए गांव, मतलब पहले जंगल होते, तो जो जंगल गए वे भील हो गए, जो शहर आए वे गौड़ हो गए। ब्रह्मा जी की दो संतान है, एक का नाम भील, एक का नाम गौड़। जो जंगल गए वे भील बने, जो शहर गए वे गौड़ बने। अब जो जंगल जाए वो भाई रहने, पेड़ ही पेड़ खड़े, मकान बनाने, तो जंगल को क्या करे? वो काटेगा कि नहीं? हाँ या ना? और जो नगर का वो नगर बसाए हुए किलाने भी काटेगा। आओ देखते हैं। एक बैगा किवदंती के अनुसार, कौन सी किवदंती? बैगा किवदंती, एक से दो आदमी निकले, एक से दो आदमी निकले, पहला बैगा हुआ और दूसरा गौड़ हुआ। सॉरी मैं भील नहीं, पहला एक गौड़ हुआ और दूसरा बैगा हुआ। बैगा टंगिया लेकर जंगल काटने चला गया, बैगा टंगिया लेकर जंगल काटने चला गया और गौड़ ने नगर संभाल लिया। गौड़ ने क्या संभाल लिया?
मतलब बेंगा और गौड़ भैया भैया हुए। एक चला गया कहाँ, जंगल, और एक चला गया कहाँ, शहर नगर कछु कह लो आप, ठीक है ना। तो नगर कौन गया, पढ़ने वाला था। बेगा कहाँ चला गया, क्योंकि वो बहक गया था। समझ में आए ना, बह गया था। बहका हुआ व्यक्ति हमेशा बिगड़ जाता है। तो वो कहाँ पहुंचो, जंगल। अब जंगल में कुछ ना मिला तो टंगिया ले ली मैंने। टंगिया मतलब कुलाड़ी, टंगिया मतलब कुलाड़ी, और कुलाड़ी लेके क्या करने लगो वो, आओ काटे जंगल, क्योंकि खर्च तो चलाने हैं भाई। शहर में बेच भी आएगो लकैया, तो गोड़ खरीदे हो, और फिर बात देखे हो, देख रहा हो तू न पढ़ो, मैं पढ़ो, मैं पढ़ो, मैं तो उसे लकड़ियां खरीद रहा हूँ, तू ना पढ़ो, तू क्या कर रहा है, लकड़ियां बेच रहा है, जंगल से काट के ला रहा है। गौड़ की उत्पत्ति के संबंध में माण निवासी काशीराम प्रधान की कथा प्रसिद्ध है। कौन की कथा प्रसिद्ध है। अब हमें पेपर में कथा आएगी का, कि सत्यनारायण की कथा वांचो आओ, कौन थी लीलावती और कौन थे जे, आगे का कितने चैप्टर रहते। तो कथा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथा कौन ने लिखी ज्यादा दिक्कत है हमें। तो जिससे हमें दिक्कत थी, बात दिक्कत हमने लिख ली। तो दिक्कत कौन ने लिखी जा, काशीराम प्रधान ने, ठीक है ना। कहाँ के निवासी हैं, माण निवासी काशीराम प्रधान की कथा प्रसिद्ध है। कौन के संबंध में, कौन की उत्पत्ति तेलुगु के कौन शब्द से हुई है। कौन से शब्द से, तेलुगु का एक शब्द था जिसका नाम था क्या, कौन, बंजारे, जिसका अर्थ पर्वत है। कौन का अर्थ क्या है, पर्वत, अर्थात यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है, इसलिए इसे गौण कहा गया। भाई पर्वत कौन से, बिंद और सतपुड़ा। कौन सा, सतपुड़ा। देखो सतपुड़ा तो बाद में बना, विंध्याचल पर्वत है ना, ये बहुत पुराना पर्वत है। जैसे अरावली पर्वत है ना, ऐसा बहुत पुराना पर्वत मानते हैं विंध्याचल पर्वत को, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से इसके हमेशा आप जो मध्य प्रदेश या पुराने पर्वतों में विंध्याचल का नाम सुनते रहते हैं हम। तो गौणों की उत्पत्ति तेलुगु के कौन शब्द से हुई है, कौन से, और भील की उत्पत्ति भिल से। वो कौन सी भाषा का था, तो भील संस्कृत भाषा से बना, भिल से। और जे कौन सी से, ये तेलुगु में क्यों गए, क्योंकि ये द्रविड़ियन, द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया, तो कौन सी हो गई, तेलुगु। कौन शब्द से हुई, जिसका अर्थ पर्वत है। कौन का अर्थ क्या है, पर्वत, अर्थात है जनजाति पर्वत और बिंद तथा सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए इसे क्या कहा गया, गौण कहा गया। ब्रिटिश भारत में जनरल कनिंगम, अब जनरल कनिंगम का नाम सुना होगा। इनके लिए आप ये किसी के प्रथम जन्मदाता कहलाते हैं, कोई बताएगा काय के, अलेक्जेंडर कनिंगम किसी के जन्मदाता कहलाते हैं भारत में। किस चीज के जन्मदाता कहलाते हैं, बताइए आप, सुनाओ। हाँ, हाँ काय के, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता कौन कहलाते हैं, कनिंगम, ठीक है ना। तो ब्रिटिश भारत में जनरल कनिंगम ने बंगाली भाषा के आधार पर गौण शब्द से गौण शब्द स्वीकार किया है। कौन से शब्द से, गौण शब्द से गौण, ठीक है ना। मात्राओं का अंतर है, ठीक है ना, बस तुम इतना सा ध्यान रखना। ऐसा कौन ने किया है, क्लियर है। जैसे ये यहाँ पे हमें क्या पढ़ रहा है, तेलुगु के कौन से गौण बना, ये कह रहा है बंगाल के गौण से गौण बना। क्लियर हो गया। गौण उत्पत्ति के संबंध में स्टीफन हिस्लॉफ के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या गौण उत्पत्ति के संबंध में किसका अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, स्टीफन हिस्लॉफ का अध्ययन महत्वपूर्ण है। हिस्लॉफ की मृत्यु के पश्चात 1866 में सर आर टेम्पल ने इनके अध्ययन को प्रकाशित किया। जिनने किताब लिख दी थी, नोट्स बना लाए थे, फिर नोट्स पढ़ डाले जाने और पेपर में छाप डाले, किताब बना के जान छाप डाली, जान नोट्स बनाए, जान किताब बनाई। किताब कौन ने बनाई, स्टीफन हिस्लॉफ ने। किसने बनाई, और किताब बना कौन ने डाल दी, टेम्पल ने। कौन ने, ठीक है ना। हिस्लॉफ की किताब कौन ने, टेम्पल ने। ये हिस्लॉफ की किताब कहाँ रखी थी, टेम्पल मतलब मंदिर में। आगे क्या लिखा है, ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस में हिस्लॉफ ने गौड़ जनजाति से जुड़े लिंगो मिथकल का उल्लेख किया। देखो ये क्या लिखा है, सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस में कौन आ जाता है, मध्य प्रदेश आता है कि नहीं, हाँ है ना। और गौड़ जनजाति हमरे इधर की दूसरी जनजाति हो गई। तो सेंट्रल प्रोविंस में हिस्लॉफ ने
गौड़ जनजाति से जुड़े लिंगो मिथकल का उल्लेख किया है। ये कोई शब्द है उसी से संबंधित, ठीक है ना, लिंगो मिथकल का उल्लेख किया है, ठीक है ना, बस इतना सा ध्यान रखना। अब जनसंख्या देखो, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति की जनसंख्या 50.53 लाख है। कितनी है? 53 नहीं, सॉरी 93 लाख है। कितनी है? हमने भीलों की भी देखी थी, कितनी थी? कितनी थी? 39 कह रहा है कोई, परसेंट नहीं, जनसंख्या लिख रही है। जो प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 33.25% है, और जबकि भील कितना था? 39%। कितना? अरे 39 ध्यान रखो, पहले नंबर पे आ रहा है ना, इससे ज्यादा हो गया कि नहीं? फिर 39 है, ये कितनी है? 33.25। तुम 33 मतलब वैसे आंकड़े आएंगे तो पूरा याद रखना पड़ेगा, पर अपन तो दूसरी पहली कह रहे हैं। 39 पहले पे दिख रहे हैं, ये 33 दूसरे पे दिख रहे हैं। गौड़ जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा जिले में है। कहां पर है? और भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहां थी? धार में। गौड़ जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? छिंदवाड़ा में। और भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? धार में। कितनी है यहाँ पे? 6.2 लाख। खैर ये तो पूछेगा नहीं कभी। जिनकी साक्षरता दर कितनी है? 60.1%। कितनी है? प्रतिशत पूछ सकता है साक्षरता का। गौड़ों की साक्षरता दर कितनी है? तो भीलों की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? धार में। और गौड़ों की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करती है? छिंदवाड़ा में। क्लियर है? जिनकी साक्षरता दर कितनी है? 60.1% है। अब भौगोलिक विस्तार देखिए इनका। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर, अब उत्तरी भाग में कौन आ गया? ग्वालियर आया कि नहीं? यहां आप जानते हैं यहां आदिवासी शहरिया निवास करते हैं। कौन है? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर अधिकांश दक्षिण पूर्वी भाग में, अब दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा आ गया? ये छिंदवाड़ा वाला आ गया। इस साइड का बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, यही हो गया ना दक्षिण पूर्वी। अधिकांश दक्षिण पूर्वी भाग में गौड़ जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति का विस्तार नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। कौन सी घाटी के? तो यहीं से नर्मदा घाटी निकलती है ना, अनूपपुर, डिंडोरी ऐसे होती निकलती है कि नहीं? तो इसके दोनों साइड, भाई इस साइड जो नीचे की साइड देखेंगे तो ज्यादा निवास है, ऊपर की साइड कम निवास मिलेगा। नीचे की साइड मतलब ये नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद दिख रहा है आपको। इस साइड आपको ज्यादा निवास मिलेगा, किसका? गौड़ जनजाति का। और इसकी ऊपर साइड कम मिलेगा, पर मिलेगा दोनों साइड। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? दक्षिण पूर्वी साइड, मतलब नर्मदा के नीचे। क्लियर हुआ? अब नीचे मतलब समझ गए ना, जहां मतलब नदी के नीचे किधर रहते हैं, मैप के हिसाब से नीचे बता रहे हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में निवास करती है। तो वहां दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, बढ़िया, दिखते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त है बैतल, नहीं है जी, क्या लिख रहे हैं जी? ये बनाने वाले का करिश्मा है, लिखने वाले का। और देखो नर्मदापुरम, बारडोना, अब ये बन गया ना एक जिला। शहडोल, सागर, दमोह, सतना, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर में भी जनजाति निवास करती है। तो इसी क्षेत्र के सारे आए हैं कि नहीं आए? ना तो हम उस पूरे मध्य प्रदेश के एक तरफ में ही है कि नहीं है, दक्षिण पूर्वी साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ कौन निवास कर रहा है? और जबकि भील पड़ा था तो हमने कहा चले गए थे? पश्चिम की साइड। और अलीराजपुर, ये धार, इन पे पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? तो बस थोड़ा सा माइंड में हमें इमेज बना के चलना है, ठीक है। शारीरिक विशेषताएं देखो, तुम्हारी विशेषताएं कैसी कैसी हैं देखो। गौड़ द्रविड़ीय मूल के हैं। कौन से मूल के हैं? जो भी जनजाति पढ़े अपने खुद ही मान लो, याद अच्छा होगा अपने, ठीक है ना। अब हम कब पढ़ रहे हैं? गौड़। तो अपन सब कौन है? गौड़। देखो तुम्हारी विशेषताएं, मैं तो पढ़ाने वाला हूं, मैंने खोज करी है तुम्हारी, तो मैं तुमसे अलग हो गया। अब मैं तुम्हारी विशेषताएं बता रहा हूं। देखो गौड़ कौन सी मूल के है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। समानता गौड़ छोटे कद, तुम्हारा कद कैसा है? छोटा कद है। गहरे काले रंग के हो तुम। कैसे रंग के हो? गहरे काले रंग। मोटे ओंठ हैं तुम्हारे, समझ में आया ना, इतने इतने मोटे ओंठ हैं तुम्हारे। बड़ी बात, चपटी नाक है तुम्हारी, चौड़ा मुंह है तुम्हारा, और सीधे बालों वाले हैं। कैसे वाले? सीधे वाले कैसे होते हैं? सीधे वाले ऐसे होते होंगे, धरे रहते होंगे ऐसे। बाल जो सीधे ही होते हैं यार, उन्हें टेढ़े कर लेते हैं अपन।
स्त्रियों का कद पुरुषों की तुलना में छोटा होता है, छोटा होता ही है। गौण स्वभाव से लचीले, सच्चे व विश्वसनीय होते हैं। क्या तरह का डाउटफुल लग रही है स्थिति। गौण स्वभाव से कैसे होते हैं? लचीले, लचीले मतलब शर्मीले नहीं, जा तो विशेषता भारी है, मेरे सामने तो कम से कम, बाहर है तो तुम जानते हो दूसरे शर्मिंदा है तुम्हारे मारे। सच्चे, डाउटफुल। विश्वसनीय, वेरी डाउटफुल। समझ में आए ना? तो ये आपकी विशेषता है। उपजातियां, गौणों की उपजातियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। व्यवसाय के आधार पर देखो, व्यवसाय के आधार पर इनमें कौन आते हैं? अगरिया, देखे ही होंगे अगरिया। हमेशा गाड़ी पे, मतलब गाड़ी मतलब बैलगाड़ी होती है ना, उसमें रहते हैं। अब सरकार की घुमंतु जम जाती है, तो इसके कारण से उन्हें सुविधाओं के हिसाब से बस भी दी है, छोटी छोटी बस भी दी है कि इनमें अब वो क्या, उनमें ही उनकी गृहस्थी रहती है, जहाँ रख जाते हैं वहीं उनका काम चालू हो जाता है। गाँव के बाहर आपने देखे होंगे अगरिया, शहर के बाहर देखे होंगे आपने, बीच में कभी नहीं आते, अलग ही रहेंगे, वो काम करते हैं अपना। अगरिया, लोहे का काम करने वालों को क्या कहते हैं? अगरिया। प्रधान, मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का कार्य करने वाले कौन कहलाते हैं? प्रधान। और ओझा, पंडिताई एवं तांत्रिक क्रिया करने वाले, तो करने वाले पंडिताई एवं तांत्रिक क्रिया करने वाले कौन होते हैं? ओझा। और प्रधान कौन होते हैं? मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का कार्य करने वाले, मंदिर में रहेंगे जे तांत्रिक क्रिया वाले रहेंगे, ठीक है। और लोहे का काम करने वाले कौन होंगे? तो अगरिया, प्रधान, ओझा। जिसमें अगर प्रधान और ओझा पूजा पाठ से करने वाले हो गए, पर एक तांत्रिक विद्या में और एक मंदिर में बैठा है। क्लियर हो गया? फिर आता है कौन सा? कोयला भूतिस। जी नाम भयंकर है, कोयला भूतिस, नाचने गाने वाला। बाबू नाम का है कोयला भूतिस। फिर क्या है? सोलहास, बड़ाईगिरी करने वाला। बड़ाईगिरी जानते हो? लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? बड़ाई कहते हैं कि नहीं? तो बड़ाईगिरी करने वाले को क्या कह रहे हैं? सोलहास। जी नाम अच्छा लगा है, कोयला भूतिस। क्या कर रहा है जी? हाँ। निवास के आधार पर, जी काय के आधार पर देखा हमने, कितने हो गए व्यवसाय के? 5 हो गए। पहला अगरिया, दूसरा प्रधान, फिर ओझा, फिर कोयला भूतिस, और सोलहास। कौन सा है? सोलहास। याद हो गए? है ना? अगरिया क्या काम करता है? लोहे का काम। फिर देखा प्रधान, मंदिर में पूजा पाठ, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर ओझा, तांत्रिक क्रिया करने वाला हो गया। फिर आया कौन सा? कोयला भूतिस, क्या काम कर रहा है? नाचने का। फिर आया सोलास, बड़ाईगिरी करने वाला। क्लियर हो गया? अब आता है व्यवसाय के आधार पर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। निवास के स्थान पे देखो, अभी काय के आधार पे पड़ा? निवास। देखो, इंपीरियल गैजेटियर में इन्हें 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। राजगौण अर्थात कुलीन वर्ग, और धुर मतलब धूल गौण या सर्वधारण गौण, किंतु एक अन्य शाखा मुरिया या मारिया भी मिलती है। ये कौन से हो गए? राजगौण। राज से ही समझ में आ रहा है, मतलब बड़े। ये कौन से आ गए? और ये धूल मतलब धूल में रहने वाले, मतलब इनसे छोटे। क्लियर है? तो एक है राजगौण कुलीन वर्ग, और एक है धूल गौण या सर्वधारण गौण, किंतु एक अन्य शाखा मुरिया या मारिया मिलती है। वैसे 2 है, एक तीसरी भी मिलती है। अब 2 कौन के आधार पे? इंपीरियल गैजेटियर में, इन्हें 2 शाखाओं में, पर एक अन्य नाम मिलती है। वो कौन सी है? मुरिया या मारिया। कोई दिक्कत? तो निवास के आधार पे 3 हो गए। पहली कौन सी हो गई? दूसरी कौन सी हो गई? और तीसरी कौन सी हो गई? याद हो गई? पहली राजगौण, दूसरी अब या तो धुरा जाए या धूला जाए, जो भी आ जाए, ठीक है ना। दूसरी क्या पढ़ेंगे? दुर्गौण। और तीसरी मुरिया या मारिया। राजगौण, ये लोग भूस्वामी होते हैं। क्या होते हैं? गौणों में बे लोग जिनके पास स्वयं की जमीन जायदाद रहती है, क्या कौन से कहलाते हैं? राजगौण। दुर्गौण, यह गौणों का साधारण वर्ग है। क्या है? साधारण वर्ग है। तो ज्यादा यही होंगे इनमें, आप जानते हैं। मुरिया या मारिया अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। क्या है? अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश शासन की सूची में गौण की 50 से अधिक उपशाखाएं हैं। कितने से अधिक? 50 से अधिक उपशाखाएं हैं। क्लियर है?
आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, मटोला, भीमा, भूता, कोयला भूता, कोयला भूती, मार, पायसान, हार मारिया, छाटा मारिया, दंडा भी मारिया, दुरु, दुरुबा, धोबा, धुलिया, दौला, प्रधान, गायको, गट्टा, गैता, गौण, गुवारी, हिल मारिया, कड़रा। ये कौन है? गौणों की क्या है ये? उपशाखाएं हैं। पढ़ने में अच्छा लगा कि नहीं? तुम भी गाना इनके। अरे अभी तो रह गए। कलंगा, खटोला, कोयतुर, कोया, खिरवार, खैरवार, कुचामिया, कुचाकी, कुमारिया, माना, मनावर, मोमिया, मोगिया, मोदिया, नगारची, नागवंशी, ओजा, राज, सोनजरो, झरेका, मोतियाबाड़े, माड़िया, बड़े मारिया, दरोई। देख रहे हैं आप? ये कौन की उपशाखाएं? गौणों की। स्टीफेन फुस के अनुसार मंडला जिले के गौणों में 4 सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं। अब जेन पर जे तो खैर फालतू का है, याद नहीं रखना है। मध्य प्रदेश, मतलब इसको आप ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश शासन सूचना गौणों की कितनी उपशाखाएं हैं? 50। स्टीफेन फुस के अनुसार मंडला जिले के गौण में 4 सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं। एक देवगौण, दूसरा सूर्यवंशी गौण, तीसरा सूर्यवंशी देवगढ़ी गौण और चौथा रावणवंशी गौण। कौन सा? देख रहे हैं, भगवान राम पूरे उसके आधार पे बांट ला उन्होंने। सूर्यवंशी भी हो गए और रावणवंशी गौण भी हो गए, सूर्यवंशी गौण भी हो गए। ठीक है ना? स्टीफेन हिस्लॉफ इनके क्या लिखा है? 12.5 भेद बताते हैं। 12.5 भेद बताते हैं। ठीक है। राजगौण, रघुवाल, ददवे, कटुल्या, समता, कटुला, पांडाल, ओजियाल, धोतियाल, कोयला बुटाल, कोई कपाल, कोलाम, मास्टरयाल और पंडाल। देख रहे हैं? 12.5 भेद बताते हैं। कौन? अब 12.5 कैसे हो रहे होंगे भेद? 12 तो समझ में आ रहा हो, पर आधो कैसे भेद हो? ठीक है ना? तुम तो बस इतना ध्यान रखना, इन्हें कोई ध्यान नहीं रखना है। जेनकिंस भौगोलिक आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। काय के आधार पर? भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? जेनकिंस ने। जैसे मंडला के आसपास के मंडला गौण, खटोला सागर दमोह के खटुला गौण, चांदा के जरिया गौण और देवगढ़ के। अब तुम्हें ये भी याद नहीं रखना है। तुम्हें क्या याद रखोगे? भौगोलिक आधार पर गौणों का वर्गीकरण किसने किया है? 12.5 वर्ग में किसने बांटा है? क्लियर है? मध्य प्रदेश ने कितने में बांटा है? 50 में। कितने बांटा है? 50 में। ठीक है ना? और 4 सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं किसके अनुसार? या स्टीफेन फुस के अनुसार गौणों में कितने सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं? और वे कहां पाए जाते हैं? मंडला जिले में। कहां पाए जाते हैं? मतलब हम पढ़ तो इधर का ही रहे, पूरा का पूरा मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा इधर ही है ना सारे के सारे। गौण में जाति विभाजन, अगरिया, ओजा, प्रधान, प्रजा, कह नहीं छोड़ो, जाति विभाजन है इनका। जिनकी जातियां हैं इनमें, जिनकी जातियां इनमें चलती हैं। जो गोत्र देखो, गौणों में गोत्र को कुर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं हम? गौण में गोत्र को क्या कहा जाता है? कुर। क्या कहते हैं? कुर मतलब गोत्र। गोत्र अपने होते हैं, सबके होते हैं। अपन का कहते हैं? अपन तो गोत्री कहते हैं। जी क्या कहेंगे? कुर। आगे देखो, देव उपासना के आधार पर गौणों के 7 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं? काय के आधार पर? जो देवताओं के घर हैं, पराती, हसिया, बसूला, पास, कुसिया, हल में लगने वाला कटिया, कुल्हाड़ी, खुशी, 7वां देव रापी के घर में निवास करता है। 7वां देव रापी घर में निवास करता है। मतलब जो इनके गोत्र है भैया, जैसे अपने इनमें गोत्र होते हैं ना, अलग अलग गोत्र चलते हैं कि नहीं? अब उनका क्या आधार है ये छोड़ो, इन्होंने अपना आधार बता दिया। काय के आधार पर है? देव उपासना के आधार पर। काय के आधार पर? देवगुड़ी के आधार पर गौणों के 62 गोत्र हैं। कौन के आधार पर? राजगौणों के 18 गोत्र अलग मिलते हैं, इन्हें दूधाभाई कुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब राजगौण सबसे बड़े गौण थे, इनके गोत्रों को क्या कहते हैं?
दूधाबाई को कहते हैं। अन्य प्रमुख गोत्र, छोड़ो इन्हें। परिवार देखो, गौण परिवार पितृसत्तात्मक, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा है? भील भी कैसा पढ़ा था हमने? पितृसत्तात्मक पढ़ा था। भील कैसा था? तुम्हारा घर कैसा है? सच में माता की स्थिति बेकार? ओहो हो, तुम्हारा परिवार कैसा है? कौन चले घर है? कह दो हमारी चल रही है आजकल तो। ना पिताजी की चले और ना माता जी की चले, अब चले बच्चे की। ठीक है ना? तो अपने हिसाब से पूरे परिवार ही चला रहा हो, एक एक औलाद है। अब तुम सर संतान कितनी है आजकल? कितनी हो रही हैं? एक। और वे आजकल के पढ़े लिखे होशियार, तो उन्हें जैसे काम करना है वैसे मैंने कह दी, कोई होते घर में के नहीं हो। तो किस प्रकार के परिवार होते जा रहे हैं अब? तो किस प्रकार के परिवार होते जा रहे हैं? पुरुष सत्तात्मक। पुरुष सत्तात्मक, तुम अब ऐसे ही पुरुष हो गए रे। अब तो वे बच्चे समझ रहे थे। अल्लाह ने पितृ भी हट गया, सीधा पुरुष हो गया। अच्छा, पुत्र सत्तात्मक परिवार हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? हाँ, शायद ऐसा लग रहा है आजकल, लेकिन आखिरी में फिर पिताजी आ ही जाते हैं। तो वो आखिरी में परिणाम कौन से निकल जाता है? पितृ सत्तात्मक पे ही आ जाती है बात। लेकिन क्या वास्तविकता में अब हमारे घर पितृ सत्तात्मक है? तो अब तो बराबर की चलती ना भाई। पढ़ाई का यही तो फायदा मिला है ना। पढ़ाई के द्वारा यही तो है, जहां पढ़ाई का लेवल अच्छा है जिन घरों में, वहां घरों में हम ये नहीं कह सकते कि इस घर में इस व्यक्ति की चलती है। वहां हम ये देखते हैं कि परिवार मिलके चलता है। कैसे चलता है? मिलके चलता है। जहां पढ़ाई का स्तर कम है वहां हम देखते हैं किसी एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा चलती है, और फिर वो जैसा होता है फिर परिवार भी का हाल भी वैसा ही हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मुखिया होता है, लेकिन अब वो पहले क्या होता था, वो मुखिया होता था किसी की सुनता नहीं था, अपनी चलाता था। आज मुखिया है परिवार में, लेकिन वो सुनता सबकी है। तो इसलिए सब मिलके चलते हैं अपने, ये कह सकते हैं कि नहीं? और अब ऐसा भी नहीं है कि पितृ सत्तात्मक है, मातृ सत्तात्मक भी मिल जाएंगे आपको। दोनों प्रकार के आपको आज के समय में हमें दोनों प्रकार के परिवार मिल जाते हैं, पितृ सत्तात्मक भी और मातृ सत्तात्मक भी। ठीक है ना? किसी घर में पुरुष ही लेके चल रहा है, किसी घर में माता भी लेके चल रही है, और हम इसे देख भी सकते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। हम देखते हैं ना, फोर्ब्स सूची देखते हैं, आती है कि नहीं आती है? फोर्ब्स सूची आता है, उसमें हम टॉप महिलाओं के नाम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? भाई जिन महिलाओं के नाम चलते वो दुनिया को लेके चल रही हैं कि नहीं? परिवार तो छोड़ो, दुनिया को भी का नेतृत्व कर रही है कि नहीं कर रही? तो आज की स्थिति अलग है, क्योंकि इनकी स्थिति हम देखते हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम रहता है, तो उनके आधार पे अपने हिसाब से चलते हैं। तो गौण परिवार कैसे है? पितृसत्तात्मक। गौणों के प्रत्येक घर में एक मुखिया होता है, जो घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य दादा होता है। हकीकत से दादा होता है, और सभी लोग उनकी आज्ञा मानते हैं। ठीक है ना? घर में दादी का महत्व दूसरा स्थान रखता है, रखेगा ही। दादा की दादी वह घर की मालकिन होती है, ये मालिक, ये मालकिन, और दादा की मालकिन भी जाई। समझ में आया कि नहीं? घर में छोटी बहन को भैया क्या कहते हैं? बड़ी बहन को, बड़े भाई को बाबू, ससुर को राउत, सास को राउताइन, और भाभी को भौजी, माता पिता को दाऊदाई, और भांजे को भांजा कहते हैं। जी नाम ध्यान रखो, अपने घर में जी नाम रख रहे हैं। छोटी बहन को क्या कहेंगे? तो आप छोटे हो तो आपका नाम हो गया भैया, और घर में छोटी है तो वास कह रहा क्या? भैया। इतना प्यारा शब्द है। बड़ी बहन को कोई दिक्कत नहीं, बड़े भाई को कह दीजिए बड़े भैया, उनसे कहा कहेंगे अपन बाबू। ससुर को, ये थोड़ी सी आगे की बात आ गई है ना, ससुर को क्या कहेंगे? राउत, और सास को राउत आए, भाभी को भौजी, माता पिता को, आज से माता क्या कहलाएगी, पिता क्या कहलाएंगे? दाई। इते आओ दाई, इते आओ। भांजे को भांजा कहते हैं। गौण परिवार में अतिथि सत्कार को का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक मकान में अतिथि के लिए साफ सुथरा और छोटा कमरा बनाया जाता है। देख रहे हैं आप?
अतिथि आएंगे, बैठ के फिर पिएंगे। पीलो का तो स्वागत देखा था ना आपने, कहा से केवल और केवल एक ही चीज हो रही, पी रहे तो पिएगे ही, शादी में मटकी ले लेके जा रहे हैं। सामाजिक संगठन गौड़ों में आंतरिक मामलों को गांव पंचायत में निपटाया जाता है, जिसका मुखिया मांझी या देशमुख होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गौड़ों में पंचायतों का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, मांझी या देशमुख होता है। गौड़ों की पंचायत के मुखिया को वही भी कहा जाता है, देखो मांझी कह रहे हैं, देशमुख कह रहे हैं, या वही भी कहा जाता है। इसका पंचायत में प्रथम स्थान होता है, द्वितीय स्थान पर मुकद्दम, और तीसरे स्थान देवान, और चौथा स्थान लिखाई का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। क्यों सही आना, क्लियर हो गया कि नहीं। अभी इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, क्लियर है।